लाल किताब में जब कुंडली हमारे सामने आती है तो किस प्रकार से उस कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए, उसके लिए आधारभूत चीजें क्या होनी चाहिए, उसके लिए आज हम चर्चा शुरू करते हैं। लाल किताब में कंसेप्ट है मित्रता का और शत्रुता का, और ये वैदिक में भी है। और यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ की मित्रता और शत्रुता आपको कुंडली देखना सिखाती है, आपको रेमेडी करना सिखाती है, और आपको रतन कैसे धारण करना है ये सिखाती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम मित्रों की एक सीरीज बना लेते हैं, कैटेगरी बना लेते हैं। सबसे पहले सूर्य लिखेंगे आप, सन। सूर्य का जो परम मित्र है वो चंद्रमा है। अब इसके मतलब भी मायने भी मैं समझाता जाऊं बीच बीच में। यानी कि अगर कुंडली में सूर्य को कहीं पर भी मदद की आवश्यकता है, और अगर आप चंद्रमा की मदद सूर्य को दिला देते हैं तो सबसे जल्दी रिलीफ मिलेगा सूर्य को। पॉइंट समझे? सूर्य मंदा हो रहा है अपनी कुंडली में या वर्षफल में, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि भाई चंद्रमा की मदद सबसे पहले पहुंचेगी सूर्य के पास। या ऐसे समझ लो कि चंद्रमा चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने परम मित्र सूर्य को मैं मदद पहुंचा दूं। जैसे आपने देखा होगा इंसानों की दोस्ती में, जो आपका फास्ट फ्रेंड होता है उसे जैसे ही पता लगता है कि मेरा मित्र जो है मुसीबत में है, तो हर भरसक प्रयास करता है कि मैं इसकी मदद तुरंत पहुंचा दूं, और कभी ये नहीं देखता कि मेरा काम खराब हो जाएगा या तेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो अपने लाखों रुपए को छोड़ करके भी सबसे पहले उसकी मदद के लिए भागेगा। बस ऐसा ही कंसेप्ट ये लाल किताब में ग्रहों का है। यानी कि सूर्य को मदद की दरकिनार है तो चंद्रमा सबसे पहले मदद पहुंचाएगा। अब या तो कुंडली में वो ऑटोमेटिक ऐसा कर रहा हो तो बहुत बढ़िया, फिर तो मध्य का असर तो वैसे ही कमजोर पड़ जाएगा, उसको वैसे ही मदद मिल जाएगी। आज मदद भी बताऊंगा कि कैसे कुंडली में देखते हैं। या आप चंद्रमा की सहायता लीजिए, वो कैसे ली जाएगी वो भी आगे डिस्कस करेंगे। सूर्य का परम मित्र चंद्रमा, और चंद्रमा का परम मित्र जो है गुरु। यानी कि चंद्रमा अगर फंस जाए मुसीबत में तो गुरु सबसे पहले मदद पहुंचाएगा। और गुरु को सबसे पहले मदद पहुंचाने का काम करता है, या उसका परम मित्र है वो मंगल है। अब यहाँ पर एक क्लास है, एक चीज का समझना पड़ेगा। क्या? मंगल कौन से वाला? नेक वाला मंगल, मंगल बद नहीं। इस चीज का ध्यान रखना, मंगल नेक, मंगल बद नहीं। और जो चकोर टुकड़ा होता है वो मंगल नेक की निशानी है। अगर कुंडली में मंगल नेक है तो बृहस्पति को ऑटोमेटिक वो खुद मदद पहुंचा देगा। पर समस्या किन लोगों के साथ आएगी? जिनकी कुंडली में मंगल बद है। तो पहले मंगल को नेक करना होगा, मंगल नेक होगा तो बृहस्पति को मदद मिलेगी, अन्यथा बृहस्पति को मदद नहीं मिल पाएगी। और मंगल नेक का जो परम मित्र है वो है राहु, जिसकी अभी चर्चा हो रही थी। नेक मंगल को सबसे पहले मदद जो मिलती है वो राहु की मदद मिलती है। अब यहाँ पर राहु का मतलब ये समझ लेना, राहु हमारे दिमाग के अंदर बहने वाला वो करंट है जो सेकंडों के हिसाब से हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस बताता है।
जो फटाफट एक आइडिया देता है, एक प्लानिंग देता है दिमाग में कि मुसीबत आ गई है तो उससे कैसे निपटना है। मंगल का संबंध हमारे खास भाई बंधुओं से है, और जो हमारे दुश्मन हो जाते हैं, हमारे शत्रु हो जाते हैं, वो एक प्रकार से मंगल बद के तरह होते हैं। हमारे जिंदगी में सभी के दुश्मन ये समझो ये मंगल बद वाले लोग हैं। ऐसा नहीं कि किसी कुंडली में मंगल बद है, वो वाले लोग नहीं। आपको समझना है जो आपका दुश्मन, बेशक उसका मंगल नेक ही हो, आपके लिए तो वो मंगल बद हो गया। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? कोई ये मत कहना कि मंगल बद वाले हमारे दुश्मन है, ये नहीं बोलना। यानी कि कोई दुश्मन है, यानी दो मंगल नेक वाले भी आपस में लड़ पड़ेंगे तो एक वाला कहेगा दूसरा इसका तो मंगल बद की तरह मेरे पीछे पड़ गया। यानी कि शत्रुवत व्यवहार करने की प्रवृत्ति ये मंगल बद में ज्यादा होती है। अब उससे निपटने के लिए नेक राहु, मतलब उससे निपटने के लिए राहु की मदद लेना जरूरी है, ताकि हम मंगल बद वाले से पीछा छुड़वा सकें, कि उससे उसके चंगुल से निकलना भी तो है। क्योंकि मंगल बद की एक खासियत है, उसका एक अपनी फिलॉसफी है कि मैं चाहे खुद बर्बाद हो जाऊं पर इसे बर्बाद करे बगैर मानूंगा नहीं। यानी वो कई कई साल तक दुश्मनी बांध के बैठा रहता है और उसको बर्बाद करने के लिए अपनी एनर्जी का उपयोग करता है। इसीलिए लाल किताब मंगल बद को बिल्कुल अच्छा नहीं मानती, कि व्यक्ति की एक तो सोच गड़बड़ हो जाती है, दूसरा वो अपनी सारी ऊर्जा अपनी दुश्मनी निभाने में लगाने लग जाता है, जिससे एक तो खुद सफल नहीं हो पाता, पारिवारिक लोगों को सफल नहीं कर पाता। आप ध्यान रखें, आप अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लिख रहे हैं। अगर आप गड़बड़ हैं तो आपकी पीढ़ियां उसको भुगतेंगी, अगर आप अच्छे हैं तो भी आपकी पीढ़ियां उस सुख को भोगेंगी। इसलिए जब लाल किताब में पितृ दोष आएगा ना तो वहां पे लिखा हुआ है कि आपके बुजुर्गों ने जो किया वो आप भुगतोगे। यानी तुमने किया कि नहीं किया उसका कोई मैटर नहीं, पर जो तुम्हारे बुजुर्गों ने किया है, यानी कि बुजुर्गों का पाप, बुजुर्गों के जो दोष, ये हमने भुगतने हैं, और हमारे दोष हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। तो हम वो लोग हैं जो, हर व्यक्ति वो इंसान है जो आने वाली पीढ़ियों को के भविष्य को डिसाइड करता है। अब ये भाव केवल हमारे अंदर पैदा हो जाए कि अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो इसका भुगतान हमारी पीढ़ियों को करना होगा, तो हम लोग बुराई से वैसे ही बच जाते हैं। और पितृदोष के पीछे राहु ग्रह बहुत बड़ा जिम्मेवार ग्रह है। जैसे कि पितृदोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, ऐसे ही मंगल पद भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। राहु का परम मित्र जो है वो बुध है। यानी कि बुध एक ऐसा ग्रह है जो राहु को सबसे पहले मदद पहुंचाता है। अर्थात जिन लोगों का बुध अच्छा होता है, जिन्हें हम आप लोग इंटेलिजेंट आदमी बोलते हो। इंटेलिजेंट हम किसे मानते हैं? जिसे हर प्रकार की फाइनेंस की नॉलेज होती है, जिनकी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होती है, फटाफट हिसाब चुटकियों में हिसाब लगा करके बता देते हैं वो, इसका ये मतलब हुआ, ये हिसाब किताब हुआ, है ना। तो लोग सोचते हैं पढ़ा लिखा बाबूजी आदमी है। आपने देखो क्लर्क होते, क्लर्क को भी लोग समझदार मानते हैं, क्योंकि वो आंकड़ों के साथ खेलते हैं। लिखत पढ़त करने वाला व्यक्ति समझदार है। राहु क्या, राहु एक ऐसा आइडिया है जो बिल्कुल अलग हट करके यूनिक है। तो हर समझदार आदमी यूनिक आइडिया को बहुत लाइक करता है। वो उससे ईर्ष्या नहीं करेगा, कहेगा वाह क्या गजब का कमाने का फार्मूला निकाला यार, ग्रेट, बहुत बढ़िया, उसकी तारीफ करेगा। कई बार आपने देखा होगा कि स्वामी रामदेव की कुछ लोग बुराई करते रहते हैं,
मुझे बड़ा खुद को बुरा लगता है। भाई बुराई करने का कोई मतलब नहीं। कहते हैं वो योगा कराने लगा, आते आते योगा कराने लगा और योगा करते करते वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। इट्स ए गुड आइडिया कि एक व्यक्ति आता है, लोगों की सेवा कर रहा है, पब्लिकली सब कुछ बता रहा है, उनको डिलीवर कर रहा है, एक होप जगाता है और मल्टीपल कंपनीज को, इंटरनेशनल कंपनीज को, एमएनसी कंपनीज को पसीने छुटा दो। क्या बुरा किया भाई? आयुर्वेद को फिर एक ऊंचाई पे ले जाकर के खड़ा कर दिया है। तो एक बड़ा ही यूनिक आइडिया है। लोगों की पार्टनरशिप नहीं चलती है, उनकी पार्टनरशिप चल रही है। लोगों को इस बात से भी परेशानी, पर जिसका बुद्ध अच्छा होगा वो इसको अप्रिशिएट करेगा। वो कहेगा यार वाह, ग्रेट काम किया है, ऐसा आइडिया किसी और के पास हो तो जरूर आना चाहिए। तो यूनिक आइडियाज का सम्मान करें। जो राहु है वो एक यूनिकनेस है, अलग प्रकार का, यानी कि किसी ने पहले इस तरह से नहीं सोचा। जैसे आप लोग देखते हैं कुछ स्टार्टअप्स आते हैं और वो बहुत बड़े टाइकून बन जाते हैं, आपके आंखों के सामने ही बहुत सारे हैं। ओला है, उबर है, और कौन सा है, कई चीजें हैं उनकी, पेटीएम है और है, ये बहुत बड़े बड़े विशालकाय वो बन जाते हैं। ये सब यूनिक आइडियाज की देन है, यानी कि ये अच्छे राहु की देन है, बुरे राहु की देन नहीं, अच्छे राहु की देन है। तो बुध ग्रह को जो सबसे पहले मदद पहुंचाने का काम करता है वो शनि देव करते हैं। जिनका बुध अच्छा होता है उनमें काफी कुछ शनि से रिलेटेड गुण होते हैं। और शनि का जो परम मित्र है वो शुक्र है, और शुक्र का परम मित्र जो है वो केतु है। ये मित्रों की एक सीरीज है। तो दोबारा बता दूं, सूर्य का मित्र चंद्र, चंद्र का मित्र गुरु, गुरु का मित्र मंगल नेक, मंगल नेक का मित्र राहु, राहु का मित्र बुध, बुध का मित्र शनि, शनि का मित्र शुक्र, शुक्र का मित्र केतु। इसको लिख लो और रट लो, बहुत काम आएगा। और केतु का? अब सारे पूरे तो हो गए, केतु रह गया सर, केतु। केतु रह गया। मैं वो बता रहा हूँ ना, केतु का जो परम मित्र होता है बृहस्पति होता है। वैसे सारे ग्रह हो गए, पर उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक बात है। जब बता दिया कि बृहस्पति का चेला जो है केतु है, अब चेले से बढ़िया परम मित्र कौन होगा? अब चेले बदमाश भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। खराब केतु भी तो होता है ना कहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से हमने मित्र जनों का लिखा उसी प्रकार से हम शत्रु का लिखेंगे। तो सबसे पहले शनि से स्टार्ट करो। शनि का परम शत्रु सूर्य है। कोई लिख रहा है मंगल बद का मित्र भी कोई होता है क्या? मंगल बद को पहले ठीक करना पड़ता है, उसका मित्र कोई नहीं होता। देखो, गुस्सैल व्यक्ति से, लड़ाकू झगड़ालू व्यक्ति से बताओ कौन मित्रता करेगा? मित्रता जो करता भी है उसके पीछे कोई ना कोई उसका स्वार्थ होगा। जैसे मान लो कोई बड़ा सरकारी अधिकारी हो, अब उसका जो चेला चपटा जो मक्खन मलाई करता हो, उसकी पंखा हिलाता हो, वो उसकी बेचारे की मजबूरी है। वो दिल से नहीं चाहता कि मैं इसके साथ रहूं। वो रोज ये प्रार्थना करता, भगवान या तो मेरी ट्रांसफर कर दे या इसकी कर दे, दो में से एक काम तो निपटा ही दे। हैं? तो मंगल बद का कोई मित्र नहीं होता। मंगल बद को खुद ही सुधारना होता है अपने आप को। जब तक वो मंगल नेक नहीं बनता, उसका कोई साथ दे करके राजी नहीं है। तो शनि का जो शत्रु है वो सूर्य है, और सूर्य का जो शत्रु है वो शुक्र है।
और शुक्र का जो शत्रु है वो बृहस्पति है, ये समझ लेना। शुक्र का जो शत्रु है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति का जो शत्रु है वो बुध है, और बुध का जो शत्रु है वो चंद्रमा है। आज वो शायद आए हैं क्या, जिन्होंने कल लास्ट में क्वेश्चन कर दिया था कि राहु और चंद्रमा अगर एक साथ होंगे तो बुध खराब हो जाएगा। होता उल्टा है। अब आपको पता चला, मैंने कल उसको कहा था ये बात, उनको यही बात कही थी कि ये बात सर्वथा गलत है, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है और बुध आपकी बुद्धि है। जब सूर्य और राहु और जब चंद्रमा मिलेंगे तो हमारा मन पीड़ित हुआ, वो अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। मन के पीड़ित होने से बुद्ध खराब हो जाए, ऐसा मैंने नहीं कहीं पर भी देखा। वैसे तो हर ग्रह के खराब होने से कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हर बुद्धि पर पड़ता ही पड़ता है। अगर उस तरीके से देखें तो बात ठीक है, भाई हमारे शरीर में छोटी सी चोट लग जाए तो दिमाग पे असर पड़ेगा। अब बुद्ध तो आपकी त्वचा भी है। अब मान लो किसी के दाग होने शुरू हो जाए, कोई सफेद दाग हो गया या कुछ भी उल्टा सीधा हो गया, कोई एक्जिमा हो गया, कोई स्किन की रिलेटेड रैशेस पड़ गए, अब उसका असर बुद्धि पे तो जाएगा ना, जाएगा, बुद्धि पर इम्पैक्ट डालेगा, जबकि वो भी बुद्ध है, वो भी बुद्ध है। मन से जो कोई सोच लेता है कि यार ये चीज गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, उसका असर भी बुद्धि पर पड़ता है। पर ये दोनों बिल्कुल अलग आइडेंटिटी है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बुध का शत्रु चंद्रमा और चंद्रमा का प्रबल शत्रु केतु। और केतु का प्रबल शत्रु मंगल बध। अब यहां आया मंगल बध, पर ये दुश्मन है केतु का, ये ध्यान रखना। बड़ा ही गहरी फिलॉसफी छिपी हुई है इस पॉइंट में। क्या बोला गया है, केतु का प्रबल दुश्मन मंगल बध। केतु कौन होता है, केतु है हमारी अपनी औलाद, केतु है हमारी आने वाली पीढ़ियां। अगर किसी का मंगल बद है, यही बात मैं समझा रहा था, वो खुद पर तो अपनी जिंदगी पे डेंट मारता ही मारता, आने वाली पीढ़ियों पर भी डेंट मारता है। कहीं ना कहीं वो अपनी पीढ़ियों के रास्ते रोकने पे लगा रहता है, सिर्फ अपनी मानसिकता की वजह से उनके रास्तों को रोकने का कार्य करता है। इसलिए केतु का दुश्मन जो है मंगल बद है। सर मंगल नेक दुश्मन नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ मंगल बद शत्रु वाली श्रेणी में है, मित्र वाला नहीं। मित्र वाला तो नेक के साथ है मामला, वो अलग है, ये शत्रु वाला है। और मंगल बद का सबसे बड़ा शत्रु है राहु। अब इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात जिसका मंगल बद होगा सबसे ज्यादा राहु उसी को ही डेंट मारेगा। सीन समझना, कुंडली में जिसका मंगल बद होगा राहु सबसे ज्यादा डेंट उसी को मारता है। अब जैसे हम देखते ना, राहु का बड़ा ये हिसाब किताब हो गया, तो ये सूत्र याद कर लो, छोटे छोटे प्रेडिक्शन में बड़े काम आएंगे। जिसका मंगल बद है और ऊपर से राहु की दशा चल जाए उसके, वो ज्यादा परेशान करेगा। इवन मैंने यहां तक देखा है कि उनकी कुंडली में अगर राहु तीसरे छठे 11वें में भी बैठा है तो भी राहु की दशा उनको बहुत परेशान करती है, और राहु का इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत ज्यादा।
मंगल बद हो, राहु कैसे असर करता है? एक टर्म है फ्रेगमेंटेशन ऑफ इमेजिनेशंस, कि खुद ही हम कमरे में बैठे हैं और हमने सोचा यार वो फलाने कमरे में जो दो लोग बैठे हैं ना, वो इस समय मेरी बुराई कर रहे होंगे, वो यार वो मेरे उस वाले किस्से की बात तो नहीं कर रहे, वो पक्का मेरी वो वाला आदमी है ना, वही बात बता रहा होगा जो उस दिन हुई थी वो घटना। अब उन दो आदमियों को नहीं पता कि फलाना आदमी उस कमरे में बैठा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, पर वो इतना सोच रहा है कि उसको शब्द शब्द समझ में आ रहा है कि वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। और जब वो मिलता है तो उसको कहे बगैर मानता नहीं कि यार तू ऐसा तो नहीं कह रहा था कहीं मेरे बारे में, वो वाली चर्चा तो तुम्हारी नहीं चल रही थी। वो कहेगा तेरा यार अच्छा दिमाग खराब है। ऐसे कोई होता है क्या? या दूसरा एग्जाम्पल हम ऐसे भी ले सकते हैं, मैंने शायद पहले भी बताया होगा, ये जो भूत प्रेत के चक्कर में पड़ते हैं, तांत्रिकों के चक्कर में जो लोग पड़ते हैं, इनका मंगल बद होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। मतलब ये वही लोग होते हैं जिनके मंगल बद होते हैं। मंगल बद जिनका होगा, उनके ऊपर ऊपरी ऊपरी हवा वगैरह, या ये जो नेगेटिव ऊर्जा जिसे आप कह सकते हो, या आप जिसे भूत प्रेत की घटनाएं कहते हो, इनके होने के चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये चांस सबसे ज्यादा बढ़, क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि पहले मंगल बद होना शर्त है भूत लगने के लिए। राहु कौन है? राहु भूत प्रेत है। राहु भूत प्रेत है, राहु ऊपरी हवा है, राहु तंत्र है, ये समझ लो। अब जिनका मंगल नेक होगा, उनके साथ ही घटनाएं निकलेंगी। अब आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कई लोग कहते हैं लाओ हमारे सामने बुलाओ कौन भूत है, बुलाओ हम देखते हैं कौन भूत है कौन नहीं। कोई भूत प्रेत नहीं होता, कोई फलाना नहीं होता। ये वो लोग हैं, उनकी कुंडलियां कभी चेक करके देखो, आप हैरान हो जाओगे, उनके उनके मंगल बद नहीं मिलेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि मंगल बद वाला व्यक्ति बहुत लड़ाकू झगड़ालू होता है, पर फिर भी भूत प्रेत से बहुत डरता है। अपने घर परिवार से नहीं डरता, बाहर वालों से नहीं डरता, वो लड़ाई करते 1 मिनट नहीं लगाएगा, पर भूत प्रेत से बहुत डरता है। उसको जरा सी बात दिमाग में बैठ गई तो समस्या खड़ी हो जाएगी। बस यही चक्कर है कि मंगल बद का शत्रु राहु होता है, यानी कि वो डेंट मारने की ताकत उसमें बढ़ जाती है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। अब ये जो शत्रु वाला नियम मैंने जो लिखवाया है, इसका सिंपल मतलब है कि अगर उसका शत्रु, अगर ये थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा तो शत्रु उतना ज्यादा हावी हो जाएगा। जैसे शनि थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा तो सूर्य हावी हो जाएगा, सूर्य कमजोर पड़ेगा तो शुक्र हावी हो जाएगा, शुक्र कमजोर पड़ेगा तो बृहस्पति हावी हो जाएगा। यानी ताकत बढ़ती है उनकी, शत्रु की ताकत बढ़ जाती है। मित्र वाले में मित्रता निभाई जा रही थी, फ्रेंडशिप निभाई जा रही थी, मदद पहुंचाने का कार्य हो रहा था। अब हमें समझना जरूरी है कि मदद कुंडली के हिसाब से कैसे पहुंचाई जाती है। उसमें है दृष्टि का नियम। ग्रहों की दृष्टियां, तो एक कुंडली बना लो आप, ब्लैंक कुंडली, और 1 से 12 तक खाने बना लो उसमें। जो पहला घर है, फर्स्ट हाउस, पहले घर में बैठा हुआ ग्रह 7वें भाव को या ग्रह को 100% दृष्टि से देखता है। अब ये दृष्टि का मतलब क्या है? संवाद करना, बातचीत करना, या आप कह दो मदद पहुंचाना। जैसे कि मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, मैं उससे बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकता हूं, यानी अपने मन के ख्यालात, अपने मन की मंशा मैं सामने वाले को व्यक्त कर सकता हूं।
और अगर सामने वाले को किसी मदद की जरूरत है तो मैं सबसे पहले पहुंचा सकता हूं। तो सबसे फास्ट जो मदद पहुंचेगी वो 100% दृष्टि में पहुंचेगी। जैसे कि लगन में सूर्य बैठा हुआ है और 7वें घर में चंद्रमा बैठ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि सूर्य चंद्रमा को 100% दृष्टि से देखता है। अब चंद्रमा को जब भी मदद चाहिए, सूर्य 100% उसको ताकत दे रहा है, तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि चंद्रमा को सूर्य की मदद मिल रही है और ये आपस में दोस्त हैं। अब लाल किताब का थोड़ा सा अजीबोगरीब कंसेप्ट भी है, जो वैदिक से थोड़ा सा अलग हट करके, कि अगर लगन में सूर्य बैठ गया और शनि 7वें में बैठा है, तो हम क्या कहेंगे कि सूर्य शनि को 100% दृष्टि से देखता है। अब यहां पर ये कंसेप्ट नहीं है कि शनि भी सूर्य को देखेगा। वैदिक में तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जो 180 डिग्री पे बैठते हैं। यहां ये चक्कर नहीं है। तो लाल किताब के अनुसार हम क्या कहेंगे, शनि को सूर्य की 100% मदद मिल रही है। एक प्रकार से ये उच्च पद का योग है, ये उच्च पद का योग है, क्योंकि शनि को सूर्य जब ताकत देता है तो सूर्य कौन है, गवर्नमेंट की पावर्स मिलती हैं, अथॉरिटी मिलती है उनको। इसीलिए बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स की अगर आप कुंडली देखेंगे, अगर वैदिक नियम के अनुसार, तो सूर्य और शनि उनका D9 चार्ट में या D10 चार्ट में कहीं ना कहीं आपस में संबंध बनाता है। कोई व्यक्ति कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, कोई उच्च पद अधिकारी बनता है या फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर बनता है। तो शनि सूर्य दुश्मन नहीं है सर? हाँ, दुश्मन है, बिल्कुल है कैलाश जी। अब अभी तो लिखवाया कि शनि का परम दुश्मन सूर्य है। ये मदद ही करेगा उसकी? इन मदद सूर्य करने, दृष्टि दे रहा है वो, उसको खराब दृष्टि नहीं मिल करेगा? रही है। खराब सूर्य नहीं करेगा? सूर्य उसको नहीं, समझो, सूर्य दृष्टि दे रहा है किसको, शनि को। शनि सूर्य को नहीं दे रहा। अगर रिवर्स होता शनि मुश्किल होता है। सूर्य का रिवर्स हो जाता है तो फिर वो गड़बड़, वहां लेकिन वैदिक गुरु में माना जाता है, वैदिक में गुरुजी माना जो जाएगा सूर्य शनि आमने सामने होंगे तो फिर गड़बड़ हो गई। मेरे फर्स्ट में लेकिन शनि, 7th में सूर्य बैठा, फिर उसको वो 100% प्रॉब्लम खड़ी करता। फिर आपको शनि को पहले में ले जाते हैं, हाँ जी, शनि को पहले में ले जाते हैं। शनि को क्या? पहले भाव में होता ना तो होती, हाँ जी, वही मैं गुरु शनि सूर्य को डेंट मार। तब क्योंकि प्रॉब्लम सर आती मतलब सूर्य की दृष्टि शनि पे अच्छी है और शनि की दृष्टि सूर्य पे बुरी है। कि सूर्य का तो शुक्र है, शनि नहीं है ना, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग। इसलिए नहीं नहीं, वहां तक अभी पहुंचना ही नहीं। सूर्य पिता है और हाँ जी, शनि पुत्र है, अभी बस ओके। इतना ही समझो। फिर यदि नवमांश कुंडली में भी देखेंगे तो जी, लाल किताब के हिसाब से देखेंगे वहाँ पे लाल किताब के राशि हिसाब से गुलाब जी नहीं देखना है। अच्छा, लाल किताब के अनुसार आपने नवमांश में जाना ही नहीं। ये तो मैंने एक इसलिए बता दिया कि जो वैदिक नियम वाले हैं, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ जो चीज आपके वैदिक ज्योतिष में जो चीजें हैं, थोड़ी सी घुमा फिरा करके वो लाल किताब में है। जो लाल किताब में जो कंसेप्ट है वो घुमा फिरा करके वैदिक में भी है। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुछ और बात निकले और लाल किताब के अनुसार कुछ और निकले। ये अलग कॉन्ट्राडिक्शन अलग नहीं होगा। बात निकलती हुई जब दिखाई देती हैं, जब दोनों ही सब्जेक्ट में बेसिक जानकार, यानी वैदिक का जानकार भी जो होगा वो कमजोर हो और लाल किताब का जानकार भी अगर कमजोर हो, तो उनके अनुसार वो दोनों चीजें अलग अलग निकलेंगी, वरना एक ही निकलेंगी। ऐसा बताओ, कभी हो सकता है कि सर लाल एक किताब क्वेश्चन कहे कि ये अफसर बनेगा और वैदिक कहे नहीं जी ये तो सर, चपरासी बनेगा? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चौथे भाव में कोई ग्रह बैठा है
तो 10वें भाव को 100% दृष्टि से देखता है। अब देखो यहाँ पर दो ही भाव ऐसे बताए। पहले भाव में कोई ग्रह बैठेगा वो 7वें को देखेगा, चौथे भाव में कोई ग्रह बैठेगा वो 10वें को देखेगा। सिंपल। सॉरी सर, रिपीट कीजिए प्लीज। पहले भाव में बैठेगा तो 7वें को फोर्थ देखेगा, वाला सर। और चौथे में जो बैठेगा वो 10वें को देखेगा। अब तीसरे भाव में आ जाओ। तीसरे भाव में जो भी ग्रह बैठेगा, तीसरे भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो 9th हाउस को, यानी 9वें भाव को और 11वें भाव को 50% दृष्टि से देखेगा। अब यहाँ पर मदद 50% होगी, याद ही होगी। यानी कि जो भी आपकी कुंडली में तीसरे भाव में ग्रह बैठा है वो 9वें घर को और 11वें घर को मदद पहुंचाएगा, पर 50% ताकत के साथ। इसी प्रकार से पांचवें घर में जो ग्रह बैठेगा वो 9वें भाव को 50% दृष्टि से देखेगा। तीसरे में और 5वें में जो भी ग्रह बैठेगा वो 50% से ही देखेगा। अब दूसरे भाव में आ जाओ। दूसरे भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो छठे को, यानी छठे भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा या छठे भाव को 25% दृष्टि से देखेगा, यानी 25% ही मदद पहुंचा सकता है। और छठे में बैठा हुआ ग्रह बारहवें को देखता है 25% दृष्टि से। बारहवें में बैठा हुआ ग्रह 8वें भाव को देखता है। अष्टम, 12वें में बैठा हुआ ग्रह 8वें भाव को 25% दृष्टि से देखता है। अब बात आई 8वें की। 8वें में बैठा हुआ ग्रह दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह को देखता है, वो भी 100% दृष्टि से। ये स्पेशल दृष्टि है, इसको वक्र दृष्टि समझ लो। अब यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा है 8वें को नहीं देखेगा, पर 8वें में कोई ग्रह बैठा है वो दूसरे को देखेगा। यही कारण है कि गुरु अगर 8वें भाव में बैठता है तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो दूसरे भाव को देख लेता है। अपने भाव को देख लेता है तो अपने भाव को मजबूत बना देता है, यानी उनके पास धन का हिसाब किताब अच्छा रहता है, उसमें कमी नहीं आती है। ये सारी की सारी दृष्टियां आपने समझ लेनी है बहुत आराम से, बहुत ही आसान है दृष्टि। अब लाल किताब में एक गजब का और भी कंसेप्ट है। वो कहता है भाव का सो जाना या ग्रह का सो जाना, और ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है।
भाव का सो जाना बिल्कुल अलग है और ग्रह का सो जाना बिल्कुल अलग है। हमारी कुंडली में 12 भाव हैं। लाल किताब के अनुसार अगर किसी भाव में ना तो कोई ग्रह बैठा है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, दो शर्त लगाइए। कोई ऐसा हाउस आपकी कुंडली का जिसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वो भाव सोया हुआ माना जाएगा। आगे लाल किताब क्या कहती है? लाल किताब कहती है कि जो भाव सो गया है वो अपने रिजल्ट समय पर नहीं देगा। अब मान लो किसी का 7वां भाव सो गया, 7वां भाव सो गया तो उसका टाइम पे शादी नहीं होगी। किसी का 5वां भाव सो गया तो टाइम के ऊपर उसके संतान नहीं होगी। 9वां भाव सो गया तो टाइम पर भाग्योदय नहीं होगा। तो सोने का मतलब यहाँ पर रिजल्ट ना आने से है। तो समझदार ज्योतिषी को ये बात कुंडली में भी देखनी है और जब आप वर्षफल बनाओगे उसमें भी देखनी है कि कोई भाव इस साल तो नहीं सोया हुआ। और उसका एक ही दो ही बातें हैं कि कोई ग्रह ना बैठा हो और कोई ना देखता हो। जैसे सपोज करो 5वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा और ना ही 5वें भाव को कोई देखता, तो 5वां भाव सोया हुआ माना जाएगा। अब इसको जगाना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ भाव की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। पहला भाव कैसे जागेगा? पहले भाव को जगाने के लिए मंगल की मदद लेनी पड़ेगी। अर्थात मंगल के लगातार 43 दिन उपाय करने से भाव जाग जाएगा। दूसरा भाव सोया हुआ हूं। अनीतू जी बताइए। सर उपाय भी बताते चाहते। आएंगे, बहुत उपाय आएंगे। लाल किताब उपायों से ही भरी पड़ी है। ठीक है सर, ठीक सर है। 5th हाउस को तो वैसे भी कोई नहीं देखता, तो आई थिंक 5th हाउस ही 9th हाउस को देखता है, राइट? तो अगर हाँ 5th हाउस में कोई ग्रह नहीं है तो वो तो बाय डिफॉल्ट फिर सोया ही हुआ है, क्योंकि उसको देखने वाला तो कोई है नहीं। जी जी जी, फिर भी समझाना बोलना पड़ता नितिन जी। ठीक है, थैंक यू। कभी जी कभी क्या होता है, कोई बाजार में दोस्त मिल जाता है ना, जो जिसको हम घर पे नहीं बुलाना चाहते, उसको भी कहना पड़ता है कभी कभी, आइए ना घर पर। गुरुजी, आप जो दृष्टियां बताइए ये सब हेल्प कर रही है, मतलब आप कह रहे हो ये 25%, 50%, 100% हेल्प भेजेंगी, राइट? हेल्प पर जब भेजेंगी यामिनी जी, जब सामने हेल्प लेने वाला होगा। ओके। ये ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती हेल्प नहीं मिलेगी। अगर वो लेने वाला होगा तो मिलेगी। नहीं, मैं कह रही दुश्मन भी होगा तभी भी मिलेगी उनको, दुश्मन राइट? होगा हेल्प होगा, वो दोनों अपनी तरफ होगा। से देगा, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा वो एक अलग मुद्दा है ना। देखो मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, चाहे वैदिक में समझ लो चाहे लाल किताब में समझ लो। फ्रेंड को देखेगा तो अच्छा होगा। अपनी बात सामने वाले के पास पहुंचाना ही दृष्टि है। अपनी मंशा व्यक्त करना ही दृष्टि है। जैसे कि मैं आपको कोई सलाह दूं, जरूरी थोड़ी आप सारे मान लोगे। मानने वाले तो थोड़े कम होंगे ना, मुट्ठी भर लोग होंगे जो मेरी बात को मान लेंगे। जो मान लेंगे वो कौन मानेंगे? जो मित्रता का भाव रखता है, जो एक्सेप्ट करता है, जो मुझे स्वीकार करता है वो मानेगा, और जो स्वीकार नहीं करेगा वो नहीं मानेगा। भाई वो अपनी बात को, या तो मेरी बात को काट के आगे अपनी बात को आगे करेगा। सिंपल सी बात है।
ऐसे ही ग्रहों में होता है, ग्रह के पास पावर है मदद पहुंचाने की 7वें भाव में। अब 7वें भाव में बैठ गया ग्रह उल्टा सीधा, अब वो नहीं ले रहा मदद तो क्या करे, नहीं लेगा मदद। ऐसे में इंसान के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो उसका कैसे उपयोग करे। यही कारण है सूर्य शनि जब भी आमने सामने होते हैं, वही लोग होते हैं जिनको जीवन में कभी सरकारी नौकरी नहीं लगती, और ये भी वही लोग होते हैं जिनको सरकार में उच्च पद मिलता है। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है वहां पर इंसान की विल पावर बहुत काम आती है, तथा काम आता है बुद्ध की चतुराई। जिन चार्ट के अंदर बुद्ध स्ट्रांग होता है, वो इस सूर्य शनि की टक्कर का भी फायदा उठा जाते हैं और अपने आप को उच्च पद तक ले जाते हैं, और जिनका बुद्ध गड़बड़ा जाता है वो इस चीज का फायदा नहीं उठा पाते हैं। और मैंने ये भी देखा है मंगल बद वाला बुरी तरीके से त्रस्त हो जाता है। सूर्य शनि की टक्कर हो तो ऑटोमेटिक जो है मामला गड़बड़ हो जाता है, और सूर्य बुध अलग अलग हो रहे हो, बुध अलग हो, सूर्य शनि आमने सामने हो, ऐसे में मंगल बद हो गया। मंगल बद हो और बुध कमजोर हो जाए, उसका कहीं टिकना महाभारत हो जाता, पता नहीं कितनी जगह पे मारे मारे फिरता है। तो केवल ये देख करके नहीं कह देना चाहिए। एक तो प्लीज आप अभी हाथ खड़े मत करो, मेरा रोज कोई ना कोई टॉपिक छूट जाता है, मैं आगे दौड़ा रहा हूं आप लोगों को। आप लोग एकदम हाथ मत खड़ा करो, मैं बोलूंगा अपने आप, टाइम आएगा। अब आप लोगों की समझदारी बढ़ती जा रही है, अब आप लोग हाथ कम खड़ा करने लग रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद कि मेरी भावनाओं को अब आप समझने लगे हैं। कि एक तो जो मैं ये बीच बीच में कंसेप्ट जो दिमाग में आ जाते हैं उनको सुनना बहुत जरूरी है। यही की वर्ड होते हैं हमारे ज्योतिष के। एक बड़ा ज्योतिषी जो होता है उसके पास बस यही टैक्टिक्स होती हैं जो शुरुआत के ज्योतिषी को नहीं पता हो, और शुरुआत का ज्योतिषी बहुत बड़ी गलती खा जाता है। तो यहीं पे गलतियां खाता है छोटी छोटी। और लाल किताब आपको बहुत ही सिंपल वे से समझा रही है, जो कि वैदिक ज्योतिष में इस तरह से समझाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं उसमें कोई कमी है, वहां पर भी, पर वहां आपको फिर डिविजनल चार्ट्स में जाके स्टडी करना पड़ेगा, वहां पे फिर अलग कुंडली में स्टडी करना पड़ेगा। परंतु यहाँ पर आपको वही बात आराम से समझ में आ जाएगी। बुध कमजोर हो, मंगल बद हो, और फिर सूर्य शनि आमने सामने हो तो मामला बहुत ही ज्यादा गड़बड़ा जाता है। दूसरे भाव को जगाने के लिए चंद्रमा की मदद ली जाती है, और तीसरे भाव अगर सोया हुआ हो तो बुध की मदद ली जाती है। वर्षफल में भी 43 दिन ही कर रहा है। चौथा भाव सोया हुआ हो तो चंद्रमा से हेल्प लें। पांचवा भाव सोया हुआ हो तो सूर्य से मदद ली जाएगी। छठा भाव सोया हुआ हो तो राहु से मदद ली जाएगी। यहां पर बुध की मदद भी ली जा सकती है। सातवें भाव को जगाने के लिए शुक्र की मदद ली जाती है। आठवें भाव को जगाने के लिए चंद्रमा की मदद ली जाती है, और नौवां भाव जगाने के लिए बृहस्पति की मदद ली जाती है। दसवां भाव जगाने के लिए शनि, 11वां भाव जगाने के लिए बृहस्पति,
और 12वां भाव केतु की मदद से जगाया जाता है। 12वां भाव सेकंड हाउस किसकी मदद था? सेकंड हाउस में चंद्रमा, मून। दूसरा और 8वां भाव जो जागता है वो चंद्रमा से जागे। 12वां भाव केतु से जागेगा। सर फोर्थ में भी चंद्रमा बताया था आपने। फोर्थ भी चंद्रमा से ही जागेगा। फोर्थ भी चंद्रमा। थर्ड हाउस का क्या बताया सर आपने? बुध ग्रह। अगर किसी का तीसरे भाव में कोई ग्रह ना बैठा हो तो। सर 10वां किससे जागेगा? शनि से। ठीक है। 11वां बृहस्पति से, 12वां केतु से। इन ग्रहों को, इन भावों को जगा लेना ज्यादा उचित है, नहीं तो ये भाव अपना रिजल्ट नहीं देते। सर हर भाव के भी 43 डेज तक ही करने पड़ेंगे सर, जैसे फर्स्ट में आपने बताया। जी जी जी। सर अगर फिफ्थ भाव सोया हुआ हो तो बच्चे तो हो टाइम से हुए हो तो और चीजों में होता है, कमी होती है। 22वें साल की उम्र में भी जाग जाता है। 22वें अच्छा। वर्ष की आयु में भी ये जाग जाते हैं। सूर्य के उपाय करने से भी जाग जाते हैं। अगर 22वें साल की उम्र के बाद व्यक्ति सूर्य पूजा करने लग जाए, सूर्य को जल देने लग जाए, सूर्य मंत्रों का जाप करने लग जाए तो भी जाग जाए। जगाना मुश्किल काम नहीं है। तो उससे बाकी जो उसके एट्रीब्यूट है उस हाउस के वो भी ठीक हो जाते हैं। वो भी ठीक हो जाते हैं। आपने ठीक कहा। थैंक यू। नौजवान जो बच्चे आते हैं, देखो एक उम्र के बाद तो बहुत सभी लगभग भाव जागे हुए होते हैं। 9वां भाव गुरु से जागता है, गुरु की मदद लेने से। मदद का मतलब है कि उसकी रेमेडी करनी है। जैसे मैं समझाता हूँ कि पहला भाव कैसे जागे। हनुमान जी की पाठ पूजा करने लग जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लग जाओ, पहला भाव जाग जाएगा। दूसरा भाव कैसे जागेगा? चंद्रमा की चीजें मंदिर में देके आना शुरू कर दो, चावल मिश्री शिव मंदिर में देके आनी शुरू कर दो, दूसरा भाव जाग जाएगा। ये कैसे पता करें कि भाव सोया हुआ है? कि अगर किसी को लगता है सेकंड भाव धन भाव है और उसने देखा ना तो दूसरे में कोई ग्रह बैठा ना ही 12वें में कोई बैठा, हो सकता है और वो कमा तो रहा है, पर कमा रहा है वो मान लो 20,000 रुपये महीना, पर उसको लगता है यार मैं तो 60-70 हजार का आदमी हूँ, मेरा फलाना दोस्त 60-70 हजार कमा रहा पर मैं 20 पे कमा रहा, और उसके साथ ये हालात हैं, तो उसको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तथा चंद्रमा कैसे और जागता है? दूसरा तरीका होता है, कोई पढ़ाई शुरू कर दो आप। अब आपने फॉर्मल एजुकेशन तो पढ़ाई शुरू कर दी। अब जिन जिन लोगों ने पहली बार ज्योतिष सीखना, फर्स्ट टाइम जो सीख रहे हैं, एक प्रकार से वो चंद्रमा को जगा रहे हैं, तो भी चंद्रमा जाग जाता है किसी का सोया हुआ हो। यानी ये तो चलो मैंने ज्योतिष का नाम ले दिया, कोई भी विद्या, कोई भी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दो, कोई कोर्स शुरू कर दो तो वो जाग जाता है। मान लीजिए कोई 28 साल का आदमी आ गया और उसने कहा जी ऐसे ऐसे बात आपने कुंडली में देखा है, दूसरा भाव तो सोया हुआ है, और दूसरा भाव जब सोएगा पैसा ही नहीं शादी भी रुकी रहती है उसकी, क्योंकि उसका ससुराल भी सेकंड हाउस है। ससुराल से उसको आशीर्वाद कैसे मिलेगा? और फिर हम लोग बोलते हैं भाई पैसा तो कमा नहीं रहा, शादी कौन करेगा? तो दूसरे को जगा दो, शादी भी हो जाएगी, पैसा भी आ जाएगा। तो उस तरीके से हम लोगों को ये सीन समझना है। ये कंसेप्ट बहुत आसान है और बहुत ही मजेदार है और बहुत लॉजिकल है। ये विद्या जो है आप 45 क्लास चला रहे हैं, 43 डेज से प्लस। आप 45, पंकज जी ने सही पकड़ लिया, सही पकड़े हैं। गुरुजी अभी आपने बोला कि सेकंड और 12th में अगर कोई ना हो, सेकंड और 8th में ना हो या 12th में? 8th में। 8th में।
जब भी तो 8th में तो कोई होगा तो दृष्टि दे देगा दूसरे को, वही ना जी, बिल्कुल वो तो बिल्कुल। जाग गया वो तो। ठीक है जी। आपने देखा होगा कि कुछ बहुत यंग एज के अंदर भी बंदे कमाने लग जाते हैं अच्छा खासा, तो उनका तो बिल्कुल। एक्टिव है। तो सर उससे बच्चे 8वां भाव सर- जाग जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी? है जी? अगर 8वां भाव भी तो साथ में जाग जाएगा तो फिर प्रॉब्लम भी तो स्टार्ट हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, वो तो जागे, हर एक का ही जागता है लता जी, वो तो जागे बगैर बांधता ही नहीं। जैसे सर, राहु 8th केतु सदा जागते रहते ना, हाँ, तो यमराज जी हमेशा इंतजार करते रहते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हम सभी लोग इस धरा पर आए ही हैं मरने के लिए। अब इसको कैसे ही समझ लो। वो बात अलग है कि हम जीते ऐसे हैं कि कभी जाना नहीं, और यमराज कहता है कि हमने तो भाई टाइम नोट कर रखा है उठा लाएंगे जब मर्जी, है जब भी तुम्हारा वक्त आएगा उठा लाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो वो चक्कर है। सर 8वें भाव में तो चंद्रमा गुरुजी। नीचा हो जाता है, तब भी उसी गुरु को जी यूज जैसे करते आप हैं? ग्रह जगाने के लिए बोल रहे हैं, तो अगर किसी का जैसे मंगल बद है या मतलब बुध नहीं अच्छा, भी आप वो बताएंगे कैसे होगा? तो ऐसा तो नहीं कि वो खराब मंगल बद जाग जाएगा या खराब नहीं, गुरु जाग जाएगा, ऐसा यामिनी तो कुछ जी, नहीं होता। भाव की बात चल रही है, हाउस की बात चल रही है, नॉट प्लेनेट। अभी मैंने जो समझाया है वो हाउसेस के बारे में समझाया है। मुझे लगता है आज मुझे ग्रह के बारे में नहीं समझाना चाहिए, नहीं कंफ्यूजन खड़ा हो जाएगा। ये मेरा मन था। नहीं सर, समझा दीजिए। नहीं सर, नहीं, बहुत नहीं बड़ा सर, वो confusion 12 खड़ा हो ग्रह में जाएगा। जगाएंगे कैसे वो बता मैं दीजिए। अभी देख रहा हूँ कि ये जो चीज है, थर्ड हाउस को बुध से जगाया जाएगा। हेलो, और जो भी प्रश्न पूछे अपने वीडियो को ऑन करके पूछा करें। ये चीज रेस्पेक्टेबल होती है सामने वाले विद्यार्थी के लिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर आप सब लोग कैमरे को ऑफ कर दोगे तो मेरे लिए भी आसान हो जाएगा, मैं भी एक किताब लेके ऐसे पढ़ता रहूंगा फटाफट, है तो श्लोक पे श्लोक पढ़ता रहूंगा, फिर तो मैं गीता भी पढ़ा सकता हूँ आपको। देखिए सामने आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु जी बच्चे ना गुरुजी। इधर जा रहे हैं तो मैंने कैमरा नहीं ऑन किया आज, कोई बात नहीं यामिनी, छुट्टी। मैं सभी के लिए कह रहा हूँ यामिनी जी, आपके लिए नहीं था, ये सभी के लिए, वैसे सभी हाँ के जी, लिए है ये। हाँ आज छुट्टी श्वेता है। त्रिपाठी जी, सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर एक बहुत ही जैसे आपने कहा कि 8वें में जो बैठा हुआ ग्रह होगा वो वक्री दृष्टि से सेकंड हाउस को देखिएगा। वक्री दृष्टि का मतलब है उल्टी दृष्टि। यहाँ उल्टी वक्री दृष्टि शब्द मत यूज करो, ये समझो कि 8वें भाव में बैठा हुआ जो है दूसरे भाव को देखता है, और वो भी 100% दृष्टि से देखता है। हाँ जी। सो सर बस ये है कि अगर उल्टी दृष्टि से देख रहा है तो कुछ उल्टा तो नहीं करेगा देख करके? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। और सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है, जैसे कि मैंने अभी मतलब अभी हम बहुत पहले से ये चीज सुन रही हूँ कि अगर मंगल बद है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। अगर मंगल बद बैठा हुआ है और वो देख रहा है उल्टी दृष्टि से फिर तो इट्स गुड। देखो, देखने वाले का के बारे में क्या आप ये बता सकते हो कि सामने वाला गुस्से से देख रहा है कि प्यार से देख रहा है? नहीं क्या सर हम आप पता लगा बताएंगे। सकते हैं? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हाँ जी, हम इंसान समझ जाते हैं कि नहीं? हाँ हाँ समझ जब कोई जाते हैं। हमें ऐसा टेढ़ा होकर के देखता है गुस्से में, तो सामने वाले को लगता है कि नहीं कि भाई इसका भेजा घूम रहा है, बिल्कुल इससे बिल्कुल। फालतू बात करना ठीक नहीं, अब यहाँ से राइट। भाग लो, है ना। हाँ जी हाँ जी। ऐसे ही है मंगल बद का मतलब, समझो आप सिंपल, ये सबसे ज्यादा हमारे नेचर पर इम्पैक्ट डालता है। ये पेशेंस नहीं देता, और आदमी को लगता है कि मैं अभी बोल जाऊं बस सब कुछ गुस्से में, वो रुक नहीं पाता। उसके दिमाग में जो चीज चल रही होती है ना, वो उसको कहता है अभी की अभी कर दे, और जब ओके। तक वो नहीं कर लेगा उसके अंदर एंजाइटी हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? जी जी जी। अब मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है और उसका मंगल बद है, और उसका मन करा आपको कुछ कहना है, कुछ सुनना है, पर आपके यहाँ पर घर में रिश्तेदार आ गए, 4 मेहमान आ गए आपके घर में, और उसको कुछ चीज बोलनी है आपको, तो वो जब तक इतना बेचैन हो जाएगा जब तक वो आपको बता नहीं देगा ना ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, जब तक वो समझो उसके अंदर तसल्ली नहीं आएगी, चाहे उसको काम बिगाड़ना ही क्यों ना पड़ जाए आपका।
चाहे बेशक आप उसको यही कहे भाई थोड़ी देर रुक जाता, मेहमानों के बाद जाने के बाद मुझे बोल देता। ये मंगल पद है। अब मंगल पद 8वें में बैठा है, मान लो वो सेकंड को देख रहा है, तो उसकी दृष्टि भी वैसी हो जाएगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, लिख लो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यानी यह संसार कैसा है, जैसी तुम्हारी आंखें है वैसा ही ये संसार है। अगर तुम्हारी आंखें देखती है कि ये मानती है कि संसार बहुत गड़बड़ है, तो वास्तव में बहुत गड़बड़ है। और अगर आंखें देखती हैं कि ये संसार बहुत अच्छा है, तो वास्तव में बहुत अच्छा है। तो हमारी देखने के ऊपर डिपेंड करता है, और देखा जो जाता है वो हमारे इनर नेचर की वजह से हमारी आंखें वो दिखाती हैं जो हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारी आंखें वो दिखाती है जो हमारी सोच है, वैसा ही दिखाती है। तो गुरुजी सर एक छोटी सी चीज और है सर, जैसा कि मैं इतने टाइम से ना ये मंगल बद से ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैंने मतलब सुन के ऐसा लग रहा है सर, इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए थोड़ा सा, अगर मतलब कोई ऐसे। बहुत सारे उपाय हैं, 20-25 उपाय हैं। तो एक अगर जो नहीं सबसे रुका अच्छा जा रहा तो आज ही एस्ट्रो पाठशाला के YouTube चैनल पे जाएं, मंगल बद के बड़े बड़े 3 वीडियो है मेरे, उनको देखिए, उससे आत्मा को तृप्ति मिलेगी। मैंने भी आज ही देखा है सर। सर डर भी बहुत लगा सब देखकर। मैंने भी सर 4 महीने पहले वाला आपका मैंने भी आज देखा है सर। गुरुजी छोटा सा क्वेश्चन है। मंगल बद वालों, आ रहा हूँ संजय जी, आ रहा हूँ। मंगल बद वालों को ऐसा लगेगा जैसे कि गंगा जल में नहा ली हूँ, इतने सारे उपाय दिए। ठीक है, हाँ संजय जी। गुरुजी अगर 8th में सेकंड का फ्रेंड बैठा है, हाँ, तो सेकंड हाउस खाली है, तभी हम चंद्रमा का उपाय करेंगे ना। अभी तो आपने कहा है सेकंड में फ्रेंड बैठा हुआ है। फ्रेंड ही, सॉरी, सेकंड हाउस खाली है और उसका फ्रेंड 8th में हो, तभी उपाय करेंगे। अगर शत्रु होगा, 8वें में कोई ग्रह बैठा है ना, तो सेकंड भाव जो है सोया खाली हुआ है। नहीं है। अच्छा, दृष्टि पड़ रही है ना। अभी हाँ। मैंने क्या बताया, पहली चीज कोई ग्रह ना बैठा हो, दूसरी बात किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो, तो सोया हुआ माना जाएगा। तो या तो दृष्टि पड़ गई ना, तो सोया हुआ नहीं, जाग गया। फिर उस उपाय की जरूरत नहीं है। भाव को सो जगाने की जरूरत नहीं, भाव तो जाग गया, ऑटोमेटिक जागा। तो वहां पर वो दान जो करेंगे हम मिश्री चावल, तो नहीं काहे को करना जब सोया ही नहीं है। अच्छा, हाँ मोनिका जी, मोनिका जी। हाँ गुरुजी, चरण स्पर्श। प्रणाम प्रणाम, बोलिए मोनिका जी। नेट गड़बड़ा गया। गुरुदेव। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, आवाज आ रही है मोनिका जी? नहीं आ रही क्या सर? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है मुझे ये मोनिका पूछना जी। था, जैसे फर्स्ट हाउस में भी कोई, हाँ जी, कह रहे हैं जैसे फर्स्ट हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है और 7th में भी कोई नहीं है, तो ये दोनों भाव सोए हुए हैं? बिल्कुल सोए हुए हैं मोनिका जी, तो बिल्कुल गुरुजी, सोए। तो मंगल और शुक्र से जगाने पड़ेंगे। अच्छा, मंगल और शुक्र से जगाने होंगे। मंगल से पहला जागेगा, 7वां शुक्र से जागे। शुक्र की मदद लेनी पड़ेगी। शुक्र की मदद कैसे ली जा सकती है? 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि शनि की चीज, कोई भी शनि की चीज आप पार्क वाली जमीन में दबा दो, जहाँ घास वगैरह हो, घास वगैरह हो, है ना, जैसे काले उड़द हो गए, काला सुरमा हो गया, ऐसे कोई चीज, शनि की चीज आप दबा सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं। काले तिल हो गए, कोई लोहे का आइटम हो गया, ऐसे दबा सकते हैं। या सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अपना इत्र लगाओ रोज। इत्र लगा पड़े तो जगह जाग। और फर्स्ट हाउस के लिए सर? फर्स्ट हाउस के लिए मैंने अभी बताया ना, हनुमान चालीसा का पाठ करो, मंगल के उपाय करो, है ना, एक्सरसाइज करो, ये सब पहले भाव को जगाने का नियम।
अच्छा अच्छा गुरुजी, जैसे कुंडली में मंगल मतलब शनि हमारा शुभ ना हो तो? शनि की तो आज चर्चा ही नहीं हुई, वो बताऊंगा मैं शनि जब अशुभ होगा तो। जी। ज्योति राजपूत जी। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जो सेकंड भाव जो मतलब जो भी दृष्टि बताई है, कहीं में 25% है, किसी में 50 है, तो बाकी के परसेंटेज गुरुजी कहाँ है? जैसे कहीं नहीं है, 100 है, 50 है और 25 है, भाई इतनी है। अच्छा गुरुजी, मैं ये बस इसी में कंफ्यूज थी गुरुजी। नहीं नहीं, कोई चोरी नहीं करके ले गया, वही की वही है। हाँ गौरव जी। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था कि छठा भाव, अगर छठे भाव में कोई ग्रह भी नहीं है, कोई दृष्टि भी नहीं आ रही, तो उसके मतलब क्या वो होंगे, इफेक्ट क्या होंगे भाव उसके? भाव सो गया, बस लोन नहीं मिलेगा उसको जल्दी से, कोई कर्जा नहीं देगा उसको, तो ये तो फिर सर उधार अच्छा नहीं होगा ना देगा। फिर ये तो। हाँ अच्छा तो जब हो गया ना, अगर उसने आगे बढ़ना है तो अच्छा नहीं हुआ। एक सामान्य जीवन जीना है। देखिए ये उपचय भाव कहलाते हैं, हाउस ऑफ ग्रोथ। छठा भाव जो होता है ये हाउस ऑफ ग्रोथ के अंदर आता है। अगर जिसको जिंदगी में राइज करना है उसका छठा मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर जिसका कोई शत्रु नहीं, वो जिंदगी में ऊंचा उठ नहीं सकता। अगर आपके बारे में 10 लोग बातें करने वाले नहीं है तो आप जिंदगी में राइज नहीं कर सकते। छठा भाव इतना वो नहीं है। अगर बहुत ही सामान्य जीवन जीना है तो फिर ये अच्छी बात कह सकते। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था मेरा हम्म। कि जैसे कि पहले में चंद्रमा और सातवें में शनि है, तो फिर ये क्या चंद्रमा शनि को खराब करेगा? हाँ बिल्कुल। देखो चंद्रमा की सिर्फ अभी मैंने दृष्टि के पर्पज से समझाया है, खराबी की दृष्टि से नहीं। सिंपल इतना समझो कि चंद्रमा शनि को 100% दृष्टि से देखता है, सिंपल। अब शनि मानता है कि नहीं मानता, बात वो अलग है। अच्छा ठीक है सर। सोनिया जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे गुरु की 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं 9वीं, ऐसे नहीं? सोनिया जी भूल जाओ, अभी लाल किताब है। ठीक है सर। हाँ गुलाब जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी 12th भाव 8th हाउस को कितनी % पावर से देखता है? 25%। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये था 8th हाउस को कौन सा नेटिव और किस हालत में जगाना चाहे, तो कोई एग्जांपल? दोबारा बोलना गुलाब जी। 8th हाउस को कौन जातक और किस हालात में जगाना चाहेगा, उसका कोई एग्जांपल देके सर समझा सकते? देखिए अष्टम भाव एक ऐसा है जो अमूमन जागता ही रहता है। लगभग बहुत कम चांस होते हैं कि ये ना जागे। दूसरी बात, जब तक व्यक्ति के अंदर संन्यास प्रवृत्ति ना जागे, जब तक वैराग्य भाव ना जागे, जब तक उसको तंत्र की कोई सिद्धि प्राप्त ना करनी हो, जब तक उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, मेरा अपना मानना है। थैंक यू सर। अच्छा बहन जी, नमस्कार बहन जी, अनम्यूट कर लीजिए बहन जी। सर रीता बहन जी को मैं याद कर रहा हूँ, म्यूट पर है बहन जी आप। जी जी भाई, नमस्ते जी भाई। नमस्ते नमस्ते बहन जी। हाँ। नमस्ते भाई ये था कि अगर सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है और फिर 8th में ऑटोमेटिक नेचुरल सी बात है केतु बैठा हुआ है, तो ये कैसा रहेगा जी? हाँ बहन जी, राहु अगर सेकंड हाउस में बैठा है और केतु ऑटोमेटिक 8वें में ही बैठेगा, ऐसे में ये जागे हुए हैं, इनको जगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस भाव में कोई ग्रह बैठ जाए वो जागा हुआ रहता है, एक्टिव है, ये सुपर एक्टिव है। लेकिन अभी ठीक तो बताया नहीं। था कि जो हाँ, राहु और लेकिन केतु ठीक तो कभी नहीं भी नहीं है। जागते। नहीं मेरा ठीक नहीं है वो बात अलग है, वो बात जी ना। चलो ये मैं बाद में पूछ लूंगी आपसे। ठीक। थैंक यू भाई।
जी लता जी। हाँ सर, जैसे मैं बोल रही थी, जैसे किसी का 4th हाउस सोया हुआ, उस पे भी किसी का एस्पेक्ट नहीं होता है, तो उसको हमें जगाना पड़ेगा। और 8वें में मान लीजिए गुरु सूर्य बैठे हुए और सेकंड में कोई, तो वो गुरु सूर्य तो पूरा का पूरा सेकंड को देखेंगे, गुरु का ही घर है सेकंड, तो वो गुरु सूर्य 8वें के बुरे नहीं माने जाएंगे, वो अच्छे ही माने जाएंगे। बिल्कुल नहीं माने जाएंगे। हाँ, और 4th को जगाने के लिए वही चंद्रमा को जगाना पड़ेगा, लेकिन जी हमें जल प्रवाह करना होता है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। तो 4th में कैसे जल प्रवाह करेंगे? चंद्रमा की चीज 400 ग्राम चावल लेकर के रोज जल प्रवाह करें, या तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो अपने घर के अंदर भी आप जो है चंद्रमा की चीजों को स्थापित कर सकते हैं किसी एक स्थान विशेष पर। तो जैसे 4th हाउस हो गया नॉर्थ ईस्ट दिशा, तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में चंद्रमा की चीज स्थापित कर दो। जी जी जी। हाँ नितिन जी। राम राम सर। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये कि आठवां जो घर होता है, अगर हम काल पुरुष की कुंडली भी देख रहे हैं तो वृश्चिक राशि है, वहां तो चंद्रमा नीच का होता है जी, पर हम 8वें घर को चंद्रमा से ही क्यों जगा रहे हैं? मतलब इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, इसमें बड़ा लॉजिक चाहिए। ठीक है। हाँ, और दूसरा जो हमने पढ़ा है, दोस्ती, दुश्मनी और दृष्टि, तो इसको ऐसे भी कंक्लूड किया जा सकता है कि अगर पहले के 6 घरों में दूसरे घर के अलावा अगर बाकी के घर खाली है तो वो तो एक थोड़ी खराब सिचुएशन हो गई, क्योंकि वो तो सो ही गए, उनको देखने वाला पीछे से तो कोई है नहीं, देखते तो सब साथ के आगे ही है ना। जी जी करेक्ट। तो 6 के बाद अगर वो ग्रह है पहले 1 से लेके और 5 तक खाली है तो वो तो एक खराब सिचुएशन ही मानी जाएगी, मतलब जी जी इन टोटालिटी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, बस यही था। थैंक यू। हाँ हिरेन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने अभी बताया कि 8th हाउस होता है वो ऑलमोस्टली जगह होता है, लेकिन जैसे तंत्र जगह तो खैर क्या है हिरेन, कोई जगह के राजी नहीं है उसको, और काहे को जगाना। नहीं मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी भी 8th हाउस का ही है। हाँ तो हम बिल्कुल है। होते हैं तो उससे भी जैसे तो ही जगाने से तात्पर्य में यहाँ पे समझ लो, किसी भाव से रिलेटेड जब आप काम करना शुरू कर देते हो वो भाव ऑटोमेटिक जाग जाता है। जब मैं ग्रह जैसे मान लो किसी का 7वां भाव सोया हुआ है पर वो शादी हो जाए किसी तरह, उसकी शादी होते ही ऑटोमेटिक जाग जाए हो जाए। हाँ ऐसे ही मैंने जैसे कहा चंद्रमा, कोई दोबारा पढ़ाई पढ़नी शुरू कर देगा तो जाग जाए। ऐसे ही कोई ज्योतिष सीखना जिस दिन से आरंभ शुरू कर देता है उस दिन ही 8वां भाव ऑटोमेटिक जाग जाता है। कोई व्यक्ति साधना करने लग जाता है, कोई व्यक्ति कुंडलिनी तंत्र की जो है साधना करने लग जाता है, 8वां भाव अपने आप एक्टिव हो जाता है। कोई मनोविज्ञान पढ़ना शुरू कर दे, 8वां भाव वैसे ही जागृत हो जाता है। कोई रिसर्च PhD शुरू कर दे, कोई रिसर्च करना शुरू कर दे, 8वां भाव जागृत हो गया। 8वां भाव आपको संसार से दूर ले जाने का काम करता है, आपको जीवन और मृत्यु के बारे में समझाने का प्रयास करता है, चाहे वो तंत्र शास्त्र हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे दर्शन शास्त्र हो। सभी का जो टॉपिक घूम फिर करके जीवन और मृत्यु होता है। तो सर ये अगर 8th हाउस हम जगाते हैं तो उसके पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, ये कैसा पता चलेगा? जी आपका जागा हुआ है क्योंकि आप ज्योतिष सीख रहे हो। मैंने अभी क्या कहा, जब भी व्यक्ति ज्योतिष सीखता है 8वां जाग गया, जगाने की जरूरत ही नहीं। नहीं मतलब रिजल्ट जो होते हैं वो नेगेटिव मिल रहे हैं पॉजिटिव मिल रहे हैं उसके, वो कैसे पता चलेगा? किस चीज के? 8th हाउस के। 8th हाउस के नेगेटिव कुछ नहीं, बस वो चीजें उसको नहीं मिलेंगी जो चीजें 8वें से आती हैं। अच्छा। यानी कोई व्यक्ति जो मृत्यु के बारे में बात ही नहीं करता है, मृत्यु के बारे में समझना ही नहीं चाहता है, वो 8वां सोया ही हुआ है उसको। और एक और चीज, ये जैसे 4th हाउस में आपने बताया कि चीजों को नॉर्थ ईस्ट में रखना है, चावल को, मतलब चंद्रमा की जो भी चीजें होती हैं, तो ये मतलब कौन से बर्तन में रखना है? ऐसे कांच के बर्तन में रखना है या प्लास्टिक के है, कांसा है, मतलब उसको कोई पर्टिकुलर चीज में रखना होता है? आप स्टील के बर्तन में रख दो, मतलब किसी में भी रख सकते हैं? रख दो। देखो अब मैं चांदी कहूंगा तो इतना बड़ा बर्तन कहाँ से लेके आओगे? मैं कहूंगा तो 25 किलो चावल रख दूंगा तो चांदी के इतना बड़ा डब्बा कहाँ से लेके आओगे? एक ज्योतिषी को बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी चाहिए, है ना? लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है।
कभी कभी क्या ऐसा बताया जाता है कि कांच की चीजें राहु की होती है, तो उसको मतलब उसके अंदर रख दिया, तो राहु के अंदर उसको समावेश कर दिया है, मतलब ऐसा मैं सुना हुआ है। राहु की सर चीजें सफेद कपड़े में बांध के भी रख सकते हैं ना, राहु की सफेद कपड़े में बांध हाँ, के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि आपने फिर कांच के बर्तन में करना, कांच का बर्तन प्रॉपर आता कांच वो बुध के दायरे में आ जाएगा ना। कांच तो बुध का होता है गुरु जी। है। आप कांच के चक्कर में पड़ो ही मत। नहीं, ये राहु और बुध जो है ना घुमा देंगे दिमाग। जी हाँ सचिन जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, एक मेरा पहला सवाल ये है कि अगर हमारा 8th हाउस में कोई ग्रह बैठा है, जैसे कि आपने भी बताया था कि जुपिटर बैठता है तो ठीक होता है, और उसकी वक्र दृष्टि मतलब रिवर्स दृष्टि जो है वो 2nd हाउस पे ये आ रही है। सिर्फ एक पॉइंट के लिए ठीक होता है, वो है धन भाव के लिए। बाकी 8वें गुरु को अच्छा मत भूलिए, क्योंकि जी, यहाँ जी, पर जी। आकर के उसकी बहुत सारी चीजों का नाश हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसकी अगर रिवर्स दृष्टि 2nd हाउस पे है और उसमें मतलब जुपिटर का अगर शत्रु ग्रह बैठा है तो वो भाव भी खराब हो जाएगा? नहीं, आज हमने केवल एक चीज पढ़ी है कि भाव कैसे सोता है, और जी। मित्र और शत्रु।